नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा हिंदी भाषा अध्ययन पद्धति के विषय में चल रहा था, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व और उपयोग। लैंग्वेज के संदर्भ में दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व और उपयोग। दृश्य श्रव्य साधन आखिर होते क्या हैं, उसके विषय में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व एवं उपयोग। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है कि हमारे भाषा अध्ययन में दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व डैश डैश डैश, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में वही कथन लिखना होता है। किसी भी क्वेश्चन को पूरा करने में मैं लाइव जब मैं पढ़ा, इसके पहले वीडियोस मैंने बनाए थे, उसमें मैंने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस, बिग क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद अपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसे विस्तार देना है। फिर हमें पता लग जाना चाहिए कि किस टॉपिक पे पूछा गया है, उसे विस्तृत किया जाए और विस्तृत करने के बाद अंत में उपसंहार और लास्ट में वो पूरा सेंटेंस आना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। भाषा किसी भी समाज व संस्कृति का आईना होती है, क्लियर है। शिक्षण व शिक्षकों को असावधानी के कारण विद्यार्थी भाषा के प्रति उदासीन बनते जा रहे हैं। अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करने तथा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण तकनीकियों तथा साधनों का चयन किया जाता है। इनको प्रभावी बनाने में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से अधिगम को सुदृढ़ प्रभावशाली बनाया जा सकता है और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके द्वारा पाठ को रोचक बनाया जा सकता है और छात्रों के सृजनात्मक प्रवृत्ति के गुणों का विकास किया जा सकता है। दृश्य श्राव्य सामग्री के प्रयोग से बालकों को श्राव्य व दृश्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वह पाठ के सूक्ष्म व कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। अब दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व बताया गया है। दृश्य का दोस्तों जो हम देख सकें, जैसे टीवी है, और श्रव्य मतलब जिस माध्यम से हम सुन सकें, जैसे रेडियो है। तो इन्हीं साधनों के विषय में बताया जा रहा है कि इनका क्या महत्व है। इन साधनों के द्वारा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों का ध्यान पाठ विषय पर केंद्रित किया जाता है। ये साधन प्रेरणा देने व जिज्ञासा को शांत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन साधनों के द्वारा छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाया जाता है। ये साधन सार्थक अनुभव प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। इनके द्वारा मनोरंजनात्मक ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। यह साधन के शिक्षण कार्य को रोचक बनाने और विविधता लाने में सहायक होते हैं। इन साधनों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान किया जा सकता है। इन साधनों के प्रयोग से रटंत विद्या को कम किया जा सकता है। छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाया जा सकता है। इनके प्रयोग से शिक्षण प्रभावी बन जाता है और विषय का स्पष्टीकरण आसान हो जाता है। इन साधनों के प्रयोग से छात्रों को अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर प्राप्त होते हैं। वर्गीकरण। दृश्य साधन के वर्गीकरण यांत्रिक साधन है और सहज साधन। यांत्रिक साधन में क्या आएगा? इसमें प्रोजेक्टर, मैजिक लैंटर्न, कंप्यूटर, एपीडायस्कोप आदि। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। पूरा पाठ इसमें संकेतों सहित उपलब्ध हो जाता है। छात्र स्वयं इसका प्रयोग सीखकर लाभ उठा सकते हैं।
एक बार तैयार पाठ चिरकाल के लिए संग्रहित हो जाता है। शिक्षक इसका प्रयोग सरलता से कक्षा कक्ष में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एपिडायस्कोप का भी प्रयोग काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है। इस यंत्र के माध्यम से मुद्रित सामग्री, पुस्तक आदि को इस यंत्र के धरातल पर रखकर बड़ा करके दिखाया जा सकता है। पूर्व निर्मित स्लाइड्स को यंत्र के माध्यम से बने निर्धारित स्थान पर लाकर दिखाया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। पूर्व निर्मित स्लाइड को यंत्र के माध्यम से बने निर्धारित स्थान पर लगाकर दिखाया जा सकता है। प्रोजेक्टर और मैजिक लैंटर्न प्राचीन उपकरण है, लेकिन बड़े पर्दे पर फिल्म आदि दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सहज साधन, इसके अंतर्गत हमारे परंपरागत साधन है जैसे चार्ट, चित्र, पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, रेखा चित्र, श्यामपट्ट आदि आते हैं। इनका प्रयोग आज भी सहजतापूर्वक किया जा रहा है और प्राथमिक कक्षा के लिए इन्हीं साधनों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को सरल और सहज बनाया जाता है। श्रव्य साधन, यांत्रिक साधन, सहज साधन। यांत्रिक साधनों के अंतर्गत आकाशवाणी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन है। आकाशवाणी कार्यक्रम की सूची तैयार कर शिक्षण कार्यक्रमों के प्रसारण, दिनांक एवं समय के विषय में जानकारी प्राप्त कर कक्षा में इसका प्रयोग यथासमय किया जा सकता है। भाषा विशेषज्ञों के प्रसारित व्याख्यान, परिचर्चा, भाषा कक्षाएं, नाटक, कहानी आदि कक्षा शिक्षण एवं भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। टेप रिकॉर्डर भी वर्तमान समय में प्रचलित साधन है। रेडियो के नाटक, कहानी, वार्ता, भाषा संबंधी कार्यक्रम को टेप कर कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों के उच्चारण संबंधी दोष भी इस साधन द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ग्रामोफोन के तैयार रिकॉर्ड का उपयोग भाषा शिक्षण में बहुत उपयोगी होता है। ग्रामोफोन को जब हम भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे लिंग्वा फोन कहा जाता है। भाषा सीखने, कहानी, कविता, शुद्धोच्चारण, आलोचना आदि संबंधी पाठों के रिकॉर्ड अत्यंत प्रचलित हैं। छात्रों के भाषाई कौशलों को बढ़ाने में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। श्रव्य सहज साधनों को तैयार करके रखा नहीं जा सकता, किंतु यथा अवसर व यथा समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। ध्वन्यात्मक शब्दों, पशु पक्षियों की आवाज़, संवेगात्मक ध्वनियाँ, रोना, भय, क्रोध आदि उसी प्रकार शिक्षक द्वारा अथवा शिक्षार्थियों की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य यांत्रिक साधन, इसके अंतर्गत प्रमुख चलचित्र का व दूरदर्शन को सम्मिलित किया जाता है। आज के समय में चलचित्र केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं वरन शिक्षा को प्रभावी बनाने में भी साधन के रूप में अपना योगदान दे रहा है। साहित्यकारों का जीवन, उनके कार्यों का योगदान, महापुरुषों का जीवन एवं सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका आदि इस साधन द्वारा देख व सुन सकते हैं। साहित्य में बनी फिल्मों का संग्रह करके भाषा कक्ष में रखा जा सकता है और समय समय पर कक्षा में उन्हें दिखाया जा सकता है। सर्वाधिक लोकप्रिय साधन दूरदर्शन है। विभिन्न समय पर विभिन्न विषयों पर शैक्षिक पाठों का प्रसारण कर यह साधन छात्रों को घर पर ही शिक्षा उपलब्ध करा देता है। इसके विद्यालयी कार्यक्रम विद्यालय समय के साथ समायोजित कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आजकल शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के चैनल भी उपलब्ध हैं और आशा की जाती है कि भाषा संबंधी चैनल भी शीघ्र कार्यशील होंगे। दृश्य श्रव्य के सहज साधन, इस वर्गीकरण में नाटक, अभिनय, कवि सम्मेलन, कविता पाठ आदि सम्मिलित हैं। किसी नाटककार का नाटक एकांकी मंच पर खेलकर मंचित होता देखकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। इससे सौंदर्य बोध व भाव की अनुभूति सहज ढंग से होती है। पात्र संवाद व अभिनय से दर्शकों को आनंद ही नहीं अपितु ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। कवि सम्मेलन व कविता पाठ वाणी का उतार चढ़ाव, भाव में प्राण डालना, सौंदर्यानुभूति व रसास्वादन प्राप्ति के साधन है। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के आयोजन साहित्यिक अनुभूति एवं ज्ञान प्राप्ति दोनों दृष्टि से उपयोगी हैं। दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग करने के लिए उपयोगी बातें, इनका प्रयोग केवल पाठ के कठिन या सूक्ष्म भाग को स्पष्ट करने के लिए ही करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही इन साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
इन साधनों का प्रयोग कक्षा में करने से पहले इनका पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे समय अधिक व्यय न हो। इन साधनों का चयन करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि यह विषय को सरल, सुबोध व रोचक बना सके। प्रयोग की जाने वाली सामग्री को उचित ढंग से प्रदर्शित किया जाए, जिससे कक्षा के सभी छात्र इसका लाभ उठा सकें। जिन साधनों का प्रयोग किया जाए उससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। इन साधनों का प्रयोग हो जाने के तुरंत बाद इन्हें एक तरफ रखकर शिक्षक को अपने पाठ की ओर केंद्रित हो जाना चाहिए। पुस्तकों में दिए गए चित्रों आदि का प्रयोग शिक्षण सामग्री में नहीं करना चाहिए। पुस्तकों में दिए गए चित्रों आदि का प्रयोग शिक्षण सामग्री में नहीं करना चाहिए। सदैव शिक्षण सामग्री में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग, महत्व एवं उपयोग के विषय में था। और एक टॉपिक छोटा सा है, देख लेते हैं। भाषा अध्यापन में बहुआयामी बुद्धिमत्ता का उपयोग। बहुमुखी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत सर्वप्रथम गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में छपवाया था। गार्डनर की यह उत्पत्ति एक्सटेंशन ब्रेन रिसर्च से उद्धृत है, जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों के साक्षात्कार, परीक्षण और अनुसंधान किए गए। उनका मानना था कि बुद्धि जन्म से निर्धारित नहीं होती, इसमें सभी कौशल और समस्या समाधान योग्यताएं होती हैं। उनके अनुसार बुद्धिमत्ता के विविध नाम हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धिमत्ता। आज के युग में शाब्दिक बुद्धिमत्ता बहुत जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति के पास शब्दों का भंडार होना चाहिए तथा उसमें से कई सही शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, लेखन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भाषा के उपयोग की करने की योग्यता, व्यक्ति, अनुवाद, लेखन, संपादन आदि इस बुद्धिमत्ता की विशेषताएं हैं। कवि, लेखक, नेता आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है दूरदृष्टि बुद्धिमत्ता। प्रत्येक विद्यार्थी के पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे लाभ, हानि, जरूरत आदि ध्यान में रखना चाहिए और आगे की ओर कार्य करना चाहिए। नेता, अध्यापक एवं महापुरुष इस तरह के उदाहरण हैं। शारीरिक बुद्धिमत्ता। शारीरिक बुद्धिमत्ता वाले संगीत, नाटक, नृत्य, स्टेज कार्यक्रम, भूमिका, अभिनय आदि में कुशल होते हैं। संगीत बुद्धिमत्ता। संगीत बुद्धिमत्ता के लिए व्यक्ति के पास सुर, लय, ताल की क्षमता होनी चाहिए। उसे संगीत में रुचि होनी चाहिए। संगीत के बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के लोग संगीत में ही सोचते हैं, संगीत सुनते हैं और संगीत का निर्माण करते हैं। कवि, गायक, संगीतकार इसके उदाहरण हैं। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। यह बुद्धिमत्ता खुद व्यक्ति से संबंधित होती है। उस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है तथा उसे अपने स्व की जानकारी होती है, उसके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या करना है, इनको यह सब पता होता है। यही व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसे सेल्फ स्मार्ट अथवा इंटरपर्सनल भी कहा जाता है, इंट्रापर्सनल भी कहा जाता है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। इस प्रकार के व्यक्ति को प्रकृति के बारे में जानकारी होती है। प्रकृति से सर्दी, गर्मी, बारिश कब आती है उसका पता होता है। साथ ही साथ ऋतुओं के बारे में भी जानकारी होती है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, प्रकृति के प्रति आदर, प्रत्यक्षीकरण आदि इस बुद्धिमत्ता की विशेषताएं हैं। कवि, लेखक उनके उचित उदाहरण है। व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता के व्यक्ति दूसरों को अधिक अच्छी तरह से पहचानते हैं। उन्हें पीपल स्मार्ट अथवा इंटरपर्सनल भी कहा जाता है। कवि, लेखक, अध्यापक, डॉक्टर आदि इसके उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त तार्किक बुद्धिमत्ता अर्थात जो व्यक्ति गणित अथवा गणना में श्रेष्ठ होते हैं। दृश्यात्मक बुद्धिमत्ता, जो रंगों का उपयोग, नमूनों व ग्राफ को शीघ्र जानना व पहचानता है वह उन्हें प्रस्तुत करना। एवं दार्शनिक बुद्धिमत्ता, जो नैतिकता के बारे में सचेत रहते हैं, दर्शन का जीवन में उपयोग करते हैं और चर्चा में दक्ष होते हैं। मूल्यों का मूल्यांकन बहुत सजीव ढंग से करते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता शैक्षिक ध्येयों को प्राप्त करने में बढ़ावा देती है और कार्यस्थान पर विद्यालय में छात्रों की योग्यता
उत्पादकता को बढ़ाते हैं। भाषा शिक्षक को उपरोक्त सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपने छात्रों को उनकी रुचि स्तर व कौशल के अनुसार अपने क्षेत्र चयन की ओर बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये गार्डनर्स की थ्योरी थी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैंने इस पर विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जो इस किताब में समझाया गया है वो इस प्रकार से समझाया गया है कि जो 7 या 9 प्रकार के गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस बताएं कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है और वो उसी के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और इस प्रकार के लोग अपने जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती है, जिस प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। तो वो अपने क्षेत्र का चुनाव करने के लिए भी उन्हें ये बुद्धिमत्ता का ज्ञान शिक्षक को भी होना चाहिए। जिसे चुनाव करना है वो तो करना ही है, लेकिन जो शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्रों को ज्ञान दे रहा है, वो छात्र किस क्षेत्र में जा कर के अपना विकास कर सकते हैं, ये शिक्षक को ठहराना होता है। और उचित मार्गदर्शन के द्वारा छात्रों को बताया जाता है कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आप अधिक प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।